लर्निंग मोड में स्वागत है आपका। जी हाँ, आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग शुरुआत से देखेंगे एक एक टॉपिक को और पूरी हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग हिस्ट्री में जो देख रहे हैं ये आपका है स्रोत के आधार पर। हम लोग पहले इतिहास को शुरू करते हैं तो पहला होता है कि स्रोत के आधार पर इतिहास 3 भागों में विभाजित है। स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 ही आधार पर। स्रोत जैसे कि हम कह सकते हैं स्रोत, जैसे आप स्रोत भी 3 बहुत सारे स्रोत होते हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत और या मतलब इतिहास का स्रोत, जैसे साहित्यिक स्रोत, इस तरह से होते हैं। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत इस तरह से। पुरातात्विक मतलब खुदाई से जो मिले हैं समान, और साहित्यिक स्रोत जो कि हमें पुस्तक जो से प्राप्त होते हैं, किसी मतलब जो रचनाकार होते हैं, जैसे इंडिका मान लीजिए, इंडिका पुस्तक जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। तो ये सब पुस्तकों से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो यानी यहाँ पे स्रोत के आधार पर इतिहास 3 भागों में विभाजित है। तो पहला है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, और जैसा उसके आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक इसका जो है कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब प्राग ऐतिहासिक क्यों कहेंगे प्राग ऐतिहासिक? जैसे कोई लिखित साक्ष्य, वैसा इतिहास जहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ पता चलता है कि किसी वस्तु को खोजा गया और इस तरह से पता किया गया है कि ये आपका प्रागैतिहासिक काल निर्धारित किया गया। तो ये आप जो है निर्धारित किसने किया? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉम्सन ने क्या किया? इसे पाषाण काल, कांस्य युगीन एवं लौह युगीन में विभाजित किया। किस किस काल में? पाषाण काल, कांस्य युगीन एवं लौह युगीन में विभाजित किया। तो इस तरह से हम मतलब लिखित यहाँ पे मिले नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक क्या है? लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य तो है, वैसा इतिहास जहाँ पे लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, ये आपका आदि ऐतिहासिक काल कहलाएगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या है कि लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा भी जा सका है, तो वो आपका लिखित साक्ष्य। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल, तो वैदिक काल का हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जा सका है, तो वो आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। जबकि आपका हड़प्पा, जैसे यहाँ पे उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता, जो कि जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। यहाँ से आपको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, तो इसे हम लोग आदि ऐतिहासिक की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये आपने पॉइंट देख चुके हैं, यानी 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉम्सन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युगीन एवं लौह युगीन में विभाजित किया। किसे? प्रागैतिहासिक काल, किसे? प्रागैतिहासिक काल। इस काल को, प्रागैतिहासिक काल को विभाजित किया था। और आपको बता दें कि हर एक का एक, यानी जिस तरह से भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व यानी जो पुरातत्व में जो मतलब वस्तुएं प्राप्त की जाती थी खोद के, वो पुरातत्व साक्ष्य होते हैं। उसके जनक यानी पुरातत्व भारत के जनक कौन है? भारत में थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और पाषाण काल का 3 भाग यहाँ पे भी हम देखते हैं, जैसे कि पाषाण काल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो पहला है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण, पुरापाषाण इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा? पैलियोथिक एज। कौन सा एज? पैलियोथिक एज। उसके बाद मध्यपाषाण मेसोलिथिक एज, उसके बाद नवपाषाण न्यूलिथिक एज। ये आपका इंग्लिश नेम हो गया। तो पुरापाषाण हम लोग इसमें अब देखेंगे कि बारी बारी से, यहाँ से आप जैसे देख रहे हैं कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण का, इन तीनों में सब चीज के आधार पर इसका काल क्या निर्धारित किया गया है, लक्षण क्या है, औजार, महत्वपूर्ण स्थल और खोज क्या क्या खोजे गए। तो इन सबको देखते हैं हम लोग। ये इससे आपको जो है बहुत सारे पॉइंट आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इससे आप कवर कर लेंगे तो अच्छे तरीके से याद रहेंगे। तो चलिए आधार यानी पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का अगर यानी टाइम पीरियड क्या है, उसका टाइम कितना से कितना है, तो इसका टाइम माना जाता है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। आपको हम बता दें बीसी, एक बीसी में कंफ्यूजन होता है, यानी ये है बर्थ ऑफ जो है आपका ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी कहते हैं, और एडी यानी ईस्वी जो होता है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को ईस्वी कहते हैं। 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी ये पूरा पाषाण काल का समय है। उसके बाद मध्य पाषाण काल का,
10,000 BC से 4,000 BC। फिर उसके बाद नवपाषाण 4,000 BC से 2,500 BC, यानी 2,500 BC अप्रोक्स माना जाता है। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन भी होता है, कभी कभी 10,000 से 1,000 भी रह जाता है नवपाषाण। चूँकि हम आपको पहले ही बताए। चलिए अब नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे है लक्षण। इसमें भी लक्षण क्या क्या निर्धारित, लक्षण के आधार और गुण के आधार। उस समय मनुष्य अब बहुत जब पूरा पाषाण था तो उस समय मनुष्य को क्या था कि एक शिकारी की जिंदगी जी रहा था, आदि मानव की जिंदगी जी रहा था। शिकारी और आदि मानव यानी उसका लक्षण था शिकारी, और उसमें अब शिकारी और पशु आदि मानव। अब मध्य पाषाण काल में क्या हो गया, वह व्यक्ति मानसिक उसका डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद क्या कर रहे हैं, पशुपालन किया। पशुपालन में आपको पहला पशु जो पालन था उसका कुत्ता। आपको इस तरह से डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाएंगे कि कुत्ता मतलब पूरा मध्य पाषाण काल में व्यक्ति द्वारा या मनुष्य द्वारा जो जानवर पाला गया वो कौन सा था, तो उसमें आपको नाम बताऊंगा, वो कुत्ता है। तो यहाँ पे प्रथम पशु कुत्ता होगा। अब नवपाषाण, तब मानसिक फिर से डेवलप किया, और मानसिक डेवलप करने के बाद जो है कि यहाँ से क्या हो जाएंगे, कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ करने लगे। कृषि और पशुपालन, जब व्यक्ति कृषि करेंगे, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए, शिकारी और आदि मानव रहने पर वो कहीं पे भी जा सकता है, यानी एक जगह रहकर वो जीवन यापन नहीं करते थे। वह आज यहाँ पे है, कल किसी और जगह चले जाते थे। उसी तरह पशुपालन, लेकिन पशुपालन भी तो आप लेके जा सकते हैं, आज यहाँ है कल कहीं और है। इस तरह इसमें भी आपको जो है कि मनुष्य यानी चल घुमंतु घोटिया एक होता है, जिस तरह आप जानते होंगे कि वो क्या है कि यानी एक जगह स्थान पे नहीं रहते, वो चलते रहते हैं। तो यहाँ पशुपालन, पशु लेके वो जा सकते हैं, इसलिए यह दोनों सिचुएशन में मनुष्य एक जगह नहीं, हर एक जगह चल के जाने रहते थे। अब बात आती है नवपाषाण में कृषि एक ऐसा चीज है, मतलब आप कृषि जहाँ भी करेंगे, कृषि को तो कहीं लेके आप जा नहीं सकते हैं, इसीलिए कृषि के लिए आपको एक जगह रहना पड़ेगा। तो जब आप एक जगह रहेंगे तो एक समाज का निर्माण होगा। तो यहाँ पे कृषि, पशुपालन और एक समाज को भी जनरेट होता है, क्या हो गया, समाज का भी निर्माण होता है यहाँ। तो कृषि पशुपालन यानी इसका लक्षण हो जाएगा कृषि पशुपालन समाज। समाज किस लिए बना, समाज कृषि से। अब नेक्स्ट है हम लोग का औजार। चूंकि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, जानवरों से बचाव के लिए सबसे जो बड़ी जरूरत होती है औजार की। तो औजार में क्या क्या है, तो औजार को देखते हैं, हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, ये तीनों औजार हैं जो कि पूरा पाषाण काल में यूज होते हैं। ये इंग्लिश नाम है, चूंकि आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी पहले पुरातात्विक के खोज के थे वो इंग्लिश में किए थे, तो इस वजह से अंग्रेज किए थे, तो इस वजह से उसका नाम अंग्रेज में रखा गया। जो कि हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, ये आपको इंग्लिश में हूबहू पूछ लिया जाता है कि औजार, किसी औजार का यानी पूरा पाषाण के औजार का नाम निम्नलिखित में कौन सा है। तो आपको बताने होता है, कोई एक देता है तो उसमें आपको बता देना पड़ेगा, हैंड एक्स है, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, ये तीनों औजार हैं पूरा पाषाण काल के। अब मध्य पाषाण में क्या हुआ, मध्य पाषाण में वो हो जाएगा छोटे छोटे औजार यानी निर्माण करने लगे, पत्थर से छोटे छोटे औजार बनाने लगे। पहले चूंकि हड्डियों से, प्राय हड्डियों से बनाए जाते थे, हैंड एक्स ये सब जो औजार थे प्राय हड्डी और पत्थर से बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सूक्ष्म यानी छोटे छोटे औजार बनाने लगे, और हमें जिस अनुसार के औजार की जरूरत पड़ता था उस अनुसार के वो औजार बनाने लगे। तो यहाँ पे आपका हो गया छोटे छोटे औजार बनाने लगे, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म औजार, यानी सूक्ष्म पत्थर से बनाने लगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नवपाषाण में स्लेट के बने होते थे। क्योंकि स्लेट यानी पत्थर और दोनों का मिक्सिंग, पत्थर और हड्डी के मिक्सिंग से बनाया जाता था, स्लेट से बने होते थे, इसी का नाम देते थे स्लेट। अब महत्वपूर्ण स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको कवर करना ही चाहिए। इसमें भी ये पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण स्थल है। आप जैसा कि देख रहे हैं, बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी, ये तीनों जो है आपका बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी प्रसिद्ध है प्रमुखतः औजार के लिए। यहाँ से औजार के साक्ष्य मिले हैं, बेलन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से और नर्मदा नदी घाटी से। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है,
मध्य प्रदेश में है। यहाँ से आपको मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन से? मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य जो है कि आपका हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश में, वहां से प्राप्त। एक और इम्पोर्टेंट पदार्थ है गुफा चित्रकारी, जिसका चित्रकारी किया गया है भीमबेटका में, मध्य प्रदेश, भोपाल में। अब है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो एक महत्वपूर्ण स्थल आपका जो है, चूंकि मध्य पाषाण काल में हम लोग पशुपालन यानी शुरू कर दिए थे, तो पशुपालन में क्या हो गया कि पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो आदमगढ़ है, कहाँ पे है आदमगढ़? मध्य प्रदेश में। यहाँ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद एक है बागौर, जो कि राजस्थान, यहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आपका पशुपालन हो गया। अब यहाँ से मानव कंकाल, यहाँ पे हमें मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, जो कि हथनौरा से मानव की खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जबकि वहीं मध्य पाषाण काल में मानव के कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि आपका कहाँ से? सरायनहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका प्रतापगढ़ यूपी में है। सरायनहर, वहाँ से ये आपका मानव के कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग, एक और है जो कि मृदभांड। मृदभांड क्या होता है? ये घड़े होते हैं मृदभांड। तो वो आपका चौपानी मांडो जो है आपका यहाँ यूपी से प्राप्त हुए मृदभांड का साक्ष्य। अब नवपाषाण में कृषि स्टार्ट हो चुके थे। अब वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कृषि के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये है आपका। पहला है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो है आपका पहला, मतलब पहले कृषि किस की जाती थी? तो जौ, कपास, गेहूं। आप याद रखेंगे इस चीज को कि कृषि अगर पूछ लेंगे किस किस की कृषि की जाती थी, कौन कौन से फसल की, तो जौ, कपास और गेहूं की कृषि की जाती थी। तो और एक है चावल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपका जो है कि कोल्डी हवा, इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है चावल का, जो कि आपका प्रथम साक्ष्य, ये चावल का प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य ये आपका कोल्डी हवा, इलाहाबाद, यूपी से प्राप्त हुए हैं। और वहाँ पे नवपाषाण काल में कब्र जो प्राप्त हुए हैं, कब्र में कुत्ता के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये आपका जो है कि कहाँ से? बुर्ज होम जो है आपका कश्मीर में पड़ता है, वहीं से कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त है। और एक चिरांद जो है आपका बिहार में है, बिहार में, यहाँ से कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चिरांद से। अब नेक्स्ट है हम लोग की खोज किस किस चीज का खोज किया गया किस काल में? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आग का खोज आपको जो है कि पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। ये क्वेश्चन प्राय कंफ्यूजन बना रहता है कि आग का खोज या पहिया का खोज, आग का खोज पूरा पाषाण में हुआ या मध्य पाषाण में हुआ या नव पाषाण में हुआ, या पहिया का खोज पूरा पाषाण या मध्य पाषाण या नव पाषाण। तो इसका कंफ्यूजन हमेशा क्लियर कर लें कि आग का खोज जो है आपका पूरा पाषाण काल में हो चुका था, जबकि आग के प्रयोग जो है कि आपका मध्य पाषाण काल में, किस काल में? मध्य पाषाण काल में हुआ था। आग खोजना और प्रयोग करने में बहुत अंतर होती है। तो आग की खोज पूरा पाषाण और उसका प्रयोग या उपयोग मध्य पाषाण। अब बात आती है पहिए की खोज जो है आपका किस काल में? पहिए की खोज यहाँ पे आपका नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया की खोज चूंकि कृषि आपका जो है नवपाषाण काल से स्टार्ट हो चुका है। आप और प्रमुख स्थान भी देखें कि कौन कौन से स्थान थे, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, और कौन से फसल पहले उगाए गए थे, जौ, कपास और गेहूं। चावल का जो साक्ष्य मिला है वो आपका कोल्डी हवा, यूपी से मिले हैं प्रथम साक्ष्य। और समाज की व्यवस्था भी ये आपका नवपाषाण काल से ही प्राप्त हो चुकी। कृषि जब होगी, अस्तित्व में रहेंगे, तो कृषि रहने के लिए आपको एक जगह रहना पड़ेगा। तो इस तरह से समाज का निर्माण हुआ। तो हम लोग ने इस वीडियो में आपको, यानी कौन सा काल है ये? प्रागैतिहासिक, जो है कि आपका प्रागैतिहासिक, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। तो ये टॉपिक, चूंकि ये इतिहास को 3 आधार में बांटे थे, तो इसका एक आधार हम लोग ने प्रागैतिहासिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी एक टॉपिक कैसे कवर हुआ? तो देखिए, इसका कोई लिखित विवरण नहीं है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका यानी एक पाठ, इसका उतना लिखा हुआ नहीं था, जिस वजह से हम लोग को एक वस्तु के आधार पर या पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उतना लंबा ये काल नहीं बना, यानी ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक नहीं बना। तो आद ऐतिहासिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आद ऐतिहासिक में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का।
तो अब हम लोग एक ऑब्जेक्टिव लगाते हैं कि पूरा पाषाण काल से ऐतिहासिक से कि किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव को भी आप पूरा कर लें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आप देख सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका खदानों की, जो आपके स्क्रीन पे देखा है। पहला ऑब्जेक्टिव है खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदान की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये आपको बताना है। इसमें देखिए कॉन्सेप्चुअल है, खदान की कृषि पूछे या कृषि पूछे तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण, क्योंकि कृषि हमने नवपाषाण काल में ही देखा था। अब नवपाषाण काल में कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पुराने यानी सबसे प्राचीन साक्ष्य जो आपका मिला है ये आपका मेहरगढ़, कहाँ से है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त है। उस तरह से आप अगर इस तरह के सवाल पूछ ले जाएंगे कि सबसे पहला मतलब पहले सबसे ज़्यादा मतलब उपाय उपज क्या किस चीज़ का होता था, तो जौ की उपज प्रथम होती थी। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ये आपको बतानी है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, उत्खनित प्रमाण जो है कि यानी खोद के जो प्रमाण मिले हैं, खोदने के बाद जो प्रमाण मिले हैं वो पशुपालन का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ही हमें उत्खनित प्रमाण के अनुसार यानी पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो अगर इसमें पूछ लेंगे पशुपालन कहाँ से, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। इसके बाद एक बागौर है जो कि राजस्थान में, ये आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, बृहद पाषाण स्मारक, क्योंकि इसमें जो भी स्मारक मिले हैं वो दफनाने के प्रमाण से मिले हैं। किसके प्रमाण से, तो दफनाने के प्रमाण से मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में प्राप्त हुए। जो भी है आपका, अगर मृतक के स्थान जैसे हमारा कंकाल सरायनाहर जो प्रतापगढ़ है यूपी में है, ये आपका ये भी दफनाने के प्रमाण है। उसके बाद आपका जो है कि आप कहा जाए तो इसमें जैसे कुत्ते के साथ मानव के दफनाने के ही स्मारक ज्यादातर मिले हैं। गर्द निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, गर्द निवास यानी गड्ढे में निवास करने का किस संस्कृति का लक्षण है, तो यह कश्मीर घाटी। आपको बताए हैं कि जो है कि मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण जो है कि आपका बुर्ज होम कश्मीर में है, वहां से प्राप्त हुआ है। तो वहीं पे चूंकि गड्ढे में निवास करने का भी प्रमाण वहीं से मिले हैं, यानी बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है वहीं से आपका गड्ढे का प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी गर्त निवास में, तो आपका हो जाएगा डी नंबर, कश्मीर घाटी का नवपाषाणी संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। जो है कि आपका यहाँ पे पूर्व पाषाण काल था, आप देखे थे यहाँ पे पूर्व पाषाण काल, इसमें मनुष्य का मुख्य धंधा क्या था, मनुष्य को उसमें सिर्फ शिकारी खेलना आता था। क्योंकि आदि मानव के रूप में थे तो उसे उतना मानसिक उसका डेवलप नहीं था, जिस कारण से वो सिर्फ शिकारी करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शिकारी खेलना। नेक्स्ट है, मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव तो अभी तुरंत कंप्लीट किए हम लोग, जो कि आपका बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, वहीं से इसके सावधान मिले हैं। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बुर्ज होम में। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं। श्रेणी आपका जो है मध्य प्रदेश है, मध्य, जबकि यहाँ पे चावल है, तो धान चावल एक ही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है, आपको बतानी है इसका आंसर। तो इसका दिख रहा है प्राचीन प्रागैतिहासिक, क्योंकि इसमें ये पूरे प्रागैतिहासिक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये प्रागैतिहासिक काल ही तो है। तो इसमें आपको बताना है जो चित्रकारी, ये आपका जो मानव का कंकाल का जीवाश्म मिला है कहाँ से, हथनोरा से। हम लोग ने पहले भी देखा है, जैसे यहाँ पे है हथनोरा से मानव का खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य। हथनोरा कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। तो आपको डायरेक्ट हथनोरा ना दे के मध्य प्रदेश भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज ना आपको, इससे आपको माइंड में रहना चाहिए हथनोरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, वो आप टिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। प्रयुक्त अनाज तो आपको पहले भी बता चुके हैं, जौ जो है आपका प्रयुक्त अनाज था पहले, जौ, इसका कपास, तो प्रयुक्त अनाज जौ था।
तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बतानी है सही सुमेलित नहीं है कौन सा। चूंकि देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, चूंकि चिरांद, आपको हम पहले बताएं चिरांद बिहार से संबंधित है, बिहार में है, ये सही है। कृषि के साथ कायथा कर्नाटक, ये सही नहीं है। ठीक है, और अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं। पांडु राजा डीवी जो बंगाल में, ये सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, दायमाबाद अगर पाया जाए तो ये आपका जो है कि कौन सा नदी पे के किनारे स्थित है? ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो हम लोग ने देखा भी है, पुरातात्विक का जनक जो है कि आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम है जो है कि भारत के पुरातात्विक का जनक। तो ए नंबर हो जाएगा, ए कनिंघम। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणकारी उपकरण की खोज की, मूलतः थे, ये कहा मूलतः क्या थे, किस तरह का ये थे? यह एक भूवैज्ञानिक थे। चूंकि देखिए एक हमने इस टॉपिक को हम नहीं बताया था, क्योंकि ये आपका जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सवाल क्वेश्चन पाए जाते हैं। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसे एक उपकरण प्राप्त हुआ था, रॉबर्ट ब्रूसफुट, इसे एक पुरातात्विक उपकरण प्राप्त हुआ था जो कि 1863 में इसे, और इसी यह एक भूवैज्ञानिक था। क्या था? एक भूवैज्ञानिक था। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहीं तक हम लोग इतना ही कंप्लीट किए हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और चूंकि जो भी क्वेश्चन थे इसी से रिलेटेड थे, तो इसीलिए इसको पूरे कवर कर लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे। जय हिंद फ्रेंड, बने रहिए लर्निंग मूड के साथ।